हेलो दोस्तों, आरपीएफ एसआई में जो आपका 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। तो अब जिनका भी एग्ज़ाम अब यहाँ से 8 से 13 तक है, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में पूछा गया था, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों, भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम में स्वर्ण पदक जीता था। और भी अगर बात किया जाए तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यह कारनामा किया था। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। इससे हॉकी के क्षेत्र में भारत के लंबे प्रभुत्व की शुरुआत हुई दोस्तों। और यह अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की क्षमता को उजागर करने वाली एक अत्यधिक प्रतीकात्मक उपलब्धि थी दोस्तों। इस मैच में टीम ने 5 में से एक भी गोल नहीं खाया और टूर्नामेंट में अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए कुल 29 गोल दाग दिए। कितने गोल? 29 गोल दाग दिए। विशेष रूप से भारत के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक बनाई दोस्तों। मेजर ध्यानचंद ये वही व्यक्ति है जिसके नाम पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। कब मनाते हैं? 29 अगस्त इनके जन्मदिन को मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस ऐतिहासिक जीत ने हॉकी में भारतीय स्वर्ण युग की शुरुआत की, जिसमें भारतीय टीम ने 1928 से 56 तक ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक हासिल किए। कितने? 6 किए। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कुल मिलाकर 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। उनमें से 6 लगातार 1928 से 56 तक तथा टोक्यो 1964 और मॉस्को में 1980 में दो और जीते, 2 और शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था, भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद से बहुत सवाल आ रहा है जो आपके किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य पूछे जा रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 में क्या है? दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद सबसे पहले हम लोग 181 में जानते हैं। ये भी पूछा गया था, जब अध्यक्ष या उपसभापति के पद को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। ये किस अनुच्छेद में है? 181 में है। अब हम लोग अनुच्छेद 188 देखते हैं। अनुच्छेद 188 का संबंध है भारतीय सांसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिमान से जुड़ी जानकारी। ये कब है? अनुच्छेद 188 से इनका संबंध है। और भी बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में भारतीय संविधान और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिमान से जुड़ी जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक किसी भी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का हर सदस्य अपना पदभार संभालने से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी के सामने शपथ लेगा या प्रतिमान करेगा। इसका संबंध आर्टिकल 188 से है। और भी अगर बात किया जाए इस आर्टिकल की खूबसूरती, इसके लिए तीसरी अनुसूची में एक प्रारूप दिया गया है। संविधान की किस अनुसूची में? तीसरी में। इस पर सदस्य को अपने हस्ताक्षर करने होंगे। नेक्स्ट बात, अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 के मुताबिक शपथ लेने या प्रतिमान करने से पहले या अगर वह अहित नहीं है या निर्हित है फिर भी किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में बैठता है या वहां वोट डालता है तो उसे हर दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। कितना? 500 रुपये का। ये रकम राज्य को दी जाएगी। किसको दिया जाएगा? राज्य को दिया जाएगा, ना कि केंद्र को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों को सही मोलर द्रव्यमान चुने। यहाँ पे विकल्प है, इसमें सही मोलर द्रव्यमान कहता है चुनने के लिए। मोलर द्रव्यमान दोस्तों m एक भौतिक गुण है। मोलर द्रव्यमान में m एक क्या है? भौतिक गुण है। नेक्स्ट यहाँ अगर पढ़े तो इसे किसी दिए गए पदार्थ को द्रव्यमान को उसकी मात्रा से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है और इसकी एसआई इकाइयाँ किलोग्राम है, यानी मोल पर लीटर। सापेक्ष मोलर जिसको हम लोग RMM कहते हैं, तो सापेक्ष मोलर द्रव्यमान शब्द का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अबुल कलाम आज़ाद की है और इसको हम लोग भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। और विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की रचना है। APJ अबुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 2002 से 7 तक भारत के राष्ट्रपति के पद में ये आसीन थे। उन्होंने 1992 और 1997 के बीच रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है और उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। APJ अबुल कलाम की जयंती को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाते हैं। वह एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों को विकास में अग्रणी भूमिका निभाई।
अगर उनका उपनाम का बात किया जाए तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1998 में एक देशव्यापी योजना को सामने रखा जिसे टेक्नोलॉजी विजन 2002 और भारत को बदलने का रोड मैप कहा गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का बदलने का रोड मैप भी कहा जाता है। तो विजन यहाँ बढ़िया से अगर पढ़े तो 1998 में उन्होंने देशव्यापी योजना को सामने रखा जिसे टेक्नोलॉजी विजन 2020 कहा गया। क्या कहा गया? 2020 कहा गया टेक्नोलॉजी विजन। उन्होंने 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। उन्होंने 1998 में प्रौद्योगिकी विजन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को सामने रखा। वह सिचियन ग्लेशियर की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। पूछेगा सिचियन ग्लेशियर की यात्रा करने वाले ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी ही थे। वह विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति हैं। 1997 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। कौन सा पुरस्कार से? सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और PDF चाहिए जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से कौन सा नृत्य संबंधित है? दोस्तों, इस नृत्य का संबंध है छऊ से। कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों राज्य से संबंधित है। अगर छऊ की बात किया जाए तो छऊ नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। दरअसल मुखौटा नृत्य कहाँ चलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। यह एक आदिवासी मार्शल डांस है। आदिवासी मार्शल डांस किस नृत्य को कहा जाता है? तो छऊ को कहा जाता है। वह ज़्यादातर वसंत उत्सव में चैत्र उत्सव के दौरान होता है। अच्छा, यह नृत्य ज़्यादातर वसंत उत्सव में मनाया जाता है, चैत्र उत्सव के दौरान मनाया जाता है, जो 13 दिन तक चलता है। कितना दिन तक? 13 दिन तक चलता है। और पूरा समुदाय इसमें भाग लेता है। असम के तीनों राज्य के समुदाय अपने अपने राज्य में सभी जितने समुदाय हैं सब भाग लेते हैं। छऊ नृत्य जिसे छो नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। किस नृत्य के? छो नृत्य के रूप में जाना जाता है। मार्शल और लोक परंपरा के साथ साथ यह एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य भी है। छऊ नृत्य वसंत उत्सव चैत्र पर्व के उत्सव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसके अनुष्ठानों से सहज रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? दोस्तों, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया गया था? वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू और इनके पिताजी द्वारा किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को हम लोग भारत का प्रथम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का संविधान। लेकिन जब ये संविधान बना तो देश की जनता ने इसको विरोध किया, कहा कि हमको ऐसा संविधान नहीं चाहिए जिसका नेतृत्वकर्ता एक बाप और एक बेटा हो। जिसके बाद भारत का संविधान सभा द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। चलिए और भी बात मैं आपको बताता हूँ। सर्वदलीय सम्मेलन की समिति द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया गया था? सर्वदलीय सम्मेलन की समिति द्वारा। जिसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल, इनके पिता मोतीलाल नेहरू, और सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, 28 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए नई अधिराज्य स्थिति और सरकार के संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए एक ज्ञापन था। इसने विधायिकाओं में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडलों के लिए भी प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को अधिराज्य का दर्जा प्रदान कराना था। नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से हैं? अधिकारों का बिल नागरिकों के रूप में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। दूसरा इसका प्रमुख बात था केंद्र के हाथों में विशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के संघीय स्वरूप का गठन। तीसरा था सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रस्ताव। और नेक्स्ट था इस समिति द्वारा प्रारूप संविधान के नेहरू समिति रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। भारतीय द्वारा अपने लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का यह पहला प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनके बुक का नाम कौन है? कादम्बरी। इसके बुक का नाम क्या है? कादम्बरी। चलिए और भी बात मैं आपको बताता हूँ। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? राजा हर्षवर्धन को हम लोग कहते हैं यात्रियों का राजकुमार।
दोस्तों इस हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म की 5वीं संगीति हुई थी, 5वीं संगीति हुई थी, ये बात आपको याद रखना है। और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर कौन हराया था? पुलकेशिन सेकंड। कौन हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। वह अपनी जीवनी में थानेश्वर के साथ अपने संबंध का वर्णन करता है। भारत के एक महान कवि बाण भट्ट का जन्म 7वीं शताब्दी के आसपास भारत के एक गांव में हुआ था। उनका जन्म प्रतिकूट गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रतिकूट गांव में हुआ था, जो हिरण्यवाहु के तट पर स्थित था। कहाँ था? हिरण्यवाहु के तट पर स्थित था। उनका जन्म चित्रभानु और राजा देवी से हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम क्या था? राजा देवी। और वह वात्सायन गोत्र का परिवार था। अच्छा, वात्सायन गोत्र का किस गोत्र का परिवार था? वात्सायन गोत्र का परिवार था। चलिए नेक्स्ट, इस काव्य प्रतिभा ने सबसे प्रसिद्ध और सबसे शुरुआती उपन्यासों में से एक लिखा, जिसे कादम्बरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बाण भट्ट का पुस्तक का नाम क्या था? कादम्बरी। नेक्स्ट, यह हर्ष और कादम्बरी के जीवन की संबंधी कृति है, मतलब यह जो है हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट है, RNA का क्या अर्थ है? दोस्तों RNA इसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक, R से राइबोज, N से न्यूक्लिक, A से एसिड कहते हैं। मनुष्य के RNA में दोस्तों एडेनिन, क्या एडेनिन के साथ क्या जुड़ा रहता है? दोस्तों यूरेसिल जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? यूरेसिल जुड़ा रहता है। और RNA अंतरक्षेप डैश 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 द्वारा आरंभ होता है। तो RNA अंतरक्षेप जो है किसके द्वारा जुड़ा रहता है? तो dsRNA, किसके द्वारा? dsRNA के द्वारा आरंभ होता है। नेक्स्ट, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग RNA कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? RNA कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? RNA कहते हैं। मानव के RNA में एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ा रहता है, ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एडेनिन RNA और DNA में पाए जाने वाला 4 नाइट्रोजनी क्षारों में से एक है, ये बात याद रखना है। यूरेसिल RNA में पाए जाने वाला एक नाइट्रोजन क्षार है, जो DNA में पाए जाने वाले थायमिन की जगह लेता है। किसका जगह लेता है? थायमिन की जगह लेता है। RNAi या RNA अंतरक्षेप यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होने वाली एक नियामक प्रणाली है। नेक्स्ट, GDP किसी देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का व्यापक होता है। क्या होता है? GDP किसी भी देश के, कोई देश कितना विकास किया है, इनके बारे में हमको किससे पता चलता है? GDP के बारे में पता चलता है, GDP से पता चलता है। GDP की गणना आमतौर पर देश की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी करती है, जिसको हम लोग CSO कहते हैं। क्या कहते हैं? CSO कहते हैं। इसी को कहते हैं सेंट्रल, इसी को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों में कौन सा भारत के साथ पटकाई श्रेणी साझा करता है? कौन सा देश भारत के साथ पटकाई श्रेणी को साझा करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार। चलिए, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित है, या ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा भाग है? भारत के पूर्वी भाग है, जिसमें शामिल राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब राज्य हैं। चलिए, पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में स्थित है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब पटकाई सीमा के साथ है जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए, पटकाई का अर्थ ताई ओहाम भाषा में टू कट चिकन है। क्या होता है? टू कट चिकन होता है इसका अर्थ। चलिए नेक्स्ट, पटकाई पर्वत श्रृंखला के माध्यम से देहिंग नदी असम के शिवसागर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिलने के लिए नीचे बहती है। नेक्स्ट, पटकाई सीमा में 3 पहाड़ियाँ पटकाई बम, गारो खासी, जैंतिया और लखाई पहाड़ियाँ हैं। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। नेक्स्ट, पटकाई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है। पटकाई श्रृंखला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई है। एक प्रश्न यूनेस्को से पूछा गया था, प्रश्न था यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? हम लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेषता एजेंसी है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। बौद्धिक सहयोग पर लीग ऑफ नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में हुई थी। शिक्षा,
विज्ञान और संस्कृति में विश्वव्यापी सहयोग के माध्यम से इसका उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त यह UNSDG का एक हिस्सा है, जो सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ है? पेरिस में है और विश्व भर में फैले 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। और 1991 के जनगणना से एक क्वेश्चन था, किस जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर की गणना करने का निर्णय लिया गया था? तो उत्तर है 1991 के जनगणना ने। नेक्स्ट, अब इनसे जुड़ी कुछ प्रश्न। 13वीं जनगणना 1991 में हुआ था। यह स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। इस जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर की गणना करने का निर्णय लिया गया था। इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया और कहा गया कि 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चे को क्या माना जाएगा? साक्षर माना जाएगा। और 1981 की तुलना में जब 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को क्या माना गया था? साक्षर माना गया था। नेक्स्ट, भारत में जनगणना। दोस्तों, भारत में जनगणना की अगर बात किया जाए तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम जनगणना किया था। लेकिन दोस्तों 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना होना स्टार्ट हो गया था। नियमित रूप से जनगणना कब होना स्टार्ट हो गया था? 1881 ईस्वी में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होना स्टार्ट हो गया था। और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसलिए भारतीय जनगणना के पिता हम लोग किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। इससे पहली बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अंतर्गत किया गया था। लेकिन उसके बाद नियमित रूप से, मतलब प्रत्येक 10 साल बाद अब जनगणना होगा। यह बात कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हालांकि भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। मैंने अभी भी बताया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1949 से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। और जनगणना जो है दोस्तों, ये केंद्रीय सूची का विषय है। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1951 के बाद सभी जनगणना 1948 के जनगणना के अधिनियम के तहत ही की गई। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार आयोजित की जा चुकी है। अच्छा, टोटल कितना बार जनगणना हुआ है? तो 15 बार हो चुका है। नेक्स्ट है, बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ? दोस्तों, बलबन जिन्होंने राजस्व सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत दिया था? राजस्व सिद्धांत था, ये दिया था। और ये दिल्ली सल्तनत में था। किस सल्तनत में था? दिल्ली सल्तनत में था। और बलबन जो था, बलबन इन्होंने तुर्कानी ए चहलगानी जो 40 तुर्की अमीर लोगों का एक समूह था, इनको समाप्त कर दिया। जो कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इन सब को मार करके गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? बलबन बैठा था। ये बात आपको याद रखना है। और बलबन का एक स्टेटमेंट है, मैं जब भी किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरे नारे में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और मेरा तलवार चिक चिक के कहता है कि इस गरीब का गर्दन उड़ा दूँ। तो ये स्टेटमेंट किसका है? बलबन का है। और बलबन के बारे में कहा जाता है इन्होंने लाशों की सीढ़ी बनाकर गद्दियों पर बैठा। तो बलबन के बारे में मैं और भी बात मैं आपको बताता हूँ। वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, बलबन के उदय के कारण दिल्ली संसद के पहले प्रमुख तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश की सल्तनत और उनके बाद के सुल्तानों का क्या हो गया? पतन हो गया, क्योंकि बलबन एक शक्तिशाली शासक था। इसका पूरा नाम था दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में भारत पर शासन किया। मध्यकालीन काल के सबसे महान सुल्तानों में से यह एक था। नेक्स्ट, वह मामुलक गुलाम वंश में 9वें सुल्तान थे। मामुलक वंश, या इसी को हम लोग कहते हैं दास वंश या कहते हैं गुलाम वंश, और के ये 9वें शासक थे। उसे इल्तुतमिश ने गुलाम के रूप में खरीदा था, इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? दोस्तों, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था मोहम्मद गोरी, हाँ, मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। इसे क्या कहते हैं? गुंबदों का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंबदों का पिता कहते हैं इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, एक अधिकारी के रूप में उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का अंजाम दिया। नेक्स्ट, नासिर उद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसके पास कोई पुरुष अधिकारी नहीं था। उन्होंने प्रशासन में सैन्य और नागरिक सुधार किए, जिसमें उन्हें इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बाद सबसे महान सुल्तान शासक का दर्जा हुआ। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग क्या कहते हैं?
इसे जनता का चरवाहा, युगों का विजेता, दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी, इन सारे नामों से हम लोग किसको जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है, घोड़े पर दागने की प्रथा, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, चढ़ीकर घड़ीकर, और याद रखना है हुलिया चेंज, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर करने की प्रथा। ये सब प्रथा का शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली, इस सब का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण डैश डैश में पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसमें सबसे पहले जुताई का प्रमाण मिला है? दोस्तों, कालीबंगा में। क्या मिला था? कालीबंगा में से क्या मिला था हमको? जुते हुए खेत भी हमको मिला था। क्या मिला था? जुते हुए खेत मिला था। तो सबसे पहले जुताई वाला खेत हमको कहाँ मिला था? कालीबंगा। और यहाँ से क्या मिला था? काले रंग की चूड़ी। क्या मिला था? काले रंग की चूड़ी। ये भी हमको कहाँ से मिला था? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है भैया? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट बात हम लोग जाने, अगर कालीबंगा से पुरातत्वविदों को कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले की जुताई के क्षेत्र का प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इस क्षेत्र में एक दूसरे के समकोण पर स्थित दो हल रेखाओं के समूह है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता जो था दोस्तों, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका जो स्ट्रक्चर था, इसका जो सड़क प्रशासन था, एक दूसरे को समकोण पर काटता था। ये बात आपको याद रखना है। जो दो अलग अलग फसलों के साथ उगाए जाने का सुझाव देते हैं। अच्छा, जहाँ पर ये एक दूसरे को काटता था उसको कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्किल। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्किल कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि में स्थित है जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में सोरतुगई के हड़प्पा स्थल पर नहरों के निशान पाए गए हैं। कालीबंगा में खुदाई का कार्य बीबी लाल और BK थापर द्वारा 1960 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? अच्छा, टोटल जो है दोस्तों 64 दिन, कितना जेल में 64 दिन, सर्वाधिक दिन भूख हड़ताल के कारण जो मृत्यु हुआ था, किसका हुआ था दोस्तों? जतीन दास को हुआ था। कितना दिन हुआ था जेल में? टोटल 64 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिनके बाद इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट बात, राजनीतिक बंदियों को अन्यास से बचाने के लिए, सॉरी दोस्तों, तो 64 नहीं 63, तो 63 दिन के अनशन के बाद 13 दिसंबर 1929 को जतीन्द्र दास ने अंतिम सांस ली। उस समय केवल 25 वर्ष की उम्र में दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में शहीद भगत सिंह और अन्य कैद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ यह भूख हड़ताल किया था। इस उपवास के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें बेरहमी से पीटा गया था और उन्हें ज़बरदस्ती खिलाने के प्रयास से उनके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन्होंने इसको जब खाना दिया गया था तो इन्होंने कहा था, मैं अगर खाना खाऊंगा तो अपने मित्रों के साथ खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि जैसे 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 उनके शरीर के अंगों में लकवा फैलने लगा और उनकी पीड़ा बढ़ती गई, उन्होंने अपना उपवास जारी रखने पर जोर दिया। नेक्स्ट है, प्रवर्तन निर्देशालय, जिसको हम लोग ED का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? उसको किया गया राहुल नवीन को। किसको किया गया है? राहुल नवीन को। और राहुल नवीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी को इकट्ठा कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, राहुल नवीन को 14 अगस्त 2004 को प्रवर्तन निर्देशालय ED का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। यह पहले ED के कार्यवाहक निर्देशक थे और उन्हें संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सितंबर 2003 में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। नेक्स्ट, नवीन 1993 के बैच में भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारी हैं, जो नवंबर 2019 में विशेष निर्देशक के रूप में ED में शामिल हुए थे। ED एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। दोस्तों, ये रहा कुछ प्रश्न जो आपके पूछे गए थे। अब जिसका भी एग्ज़ाम यहाँ से 8 से 13 दिसंबर के बीच में है, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI इतिहास की DUNIYA इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।